अब हम शुरू करने जा रहे हैं रूल नंबर 17। इसके अंदर क्या है कि एक रैंकिंग टॉपिक है। कौन सा? रैंकिंग टॉपिक। रैंकिंग टॉपिक हम पूरा बेसिक मतलब एकदम बेसिक से लेके नॉर्मल जो क्वेश्चन पीवाई यूपीएससी पूछता है, ठीक है, और पूरे पीवाई क्यू करेंगे, ठीक है, 2014 से लेके 2025 तक के कंप्लीट। तो बेसिक इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, इसमें नॉर्मल बेसिक होता है, मतलब आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल पे डिपेंड करता है कि आपका कितना क्या है। तो इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट हैं। रैंकिंग, मतलब रैंकिंग का मतलब होता है कि जैसे इसमें दो टाइप से क्वेश्चन पूछता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल रैंकिंग, एक होता है वर्टिकल रैंकिंग। हॉरिजॉन्टल रैंकिंग का मतलब होता है कि आपके सामने कुछ, आपके एक स्ट्रेट लाइन के अंदर कुछ खड़े रहेंगे लोग, ठीक है, पीपल्स आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ रो, ठीक। मतलब यहाँ पे होगा लेफ्ट और राइट का एक कॉन्सेप्ट चलता है कि लेफ्ट मतलब यहाँ से और राइट मतलब यहाँ से, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। मतलब ए एक पर्सन है, वो लेफ्ट से थर्ड नंबर पे है तो इधर होगा थर्ड। ए बी एक पर्सन है, वो राइट से फिफ्थ नंबर पे है तो ये होगा इधर से राइट फिफ्थ नंबर पे, हॉरिजॉन्टल केस के अंदर। अब इसके अंदर एक फॉर्मूला होता है, इसमें टोटल नंबर निकालने के लिए टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, मतलब लेफ्ट लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, ये एक फॉर्मूला होता है टोटल निकालने के लिए। यदि इसमें लेफ्ट की पोजीशन निकालना हो, हमें लेफ्ट की पोजीशन निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, टोटल प्लस वन माइनस राइट, और राइट की पोजीशन निकालनी हो तो टोटल प्लस वन माइनस लेफ्ट। ये फोर फॉर्मूले, मतलब ये एक ही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से ये दो फॉर्मूले और जनरेट हुए हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। फिर आता है वर्टिकली। अब वर्टिकली में क्या होता है कि आपको वर्टिकली टॉप और बॉटम दो चीज़ होती है, एक टॉप पोजीशन होती है, एक बॉटम पोजीशन होती है वर्टिकली के अंदर। सेम फॉर्मूला कि टोटल पर्सन कितने होंगे उसके अंदर सीटिंग के अंदर, टॉप प्लस बॉटम माइनस वन, टॉप प्लस बॉटम माइनस वन, और टॉप निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल प्लस वन माइनस का बॉटम, और बॉटम निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल प्लस वन माइनस का टॉप, ठीक है। ये फॉर्मूले दो याद रखने हैं। फिर एक इसके अंदर ध्यान रखना, एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये जो समझ गए ना वो समझ लो कि क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। रैंक का मतलब ही होता है डिस्टेंस, रैंक का मतलब ही होता है डिस्टेंस निकालना, रैंक का मतलब ही क्या होता है, डिस्टेंस निकालना। ये आप क्वेश्चन में समझोगे, रैंक का मतलब होता है डिस्टेंस निकालना। और पर्सन, यदि किसी पर्सन की रैंक निकालनी हो मतलब तो क्या करोगे, डिस्टेंस माइनस वन, डिस्टेंस माइनस वन। यदि पर्सन निकालना हो मतलब कोई पर्सन निकालना हो कि कौन सी पोजीशन पे है, तो उसमें से जो उसकी डिस्टेंस होगी ना, डिस्टेंस माइनस वन करके उस पर्सन की पोजीशन आ जाएगी, ठीक है। ये दो चीज़ें याद रखना। चलो लेट्स स्टार्ट पी वाई क्यू। अच्छा 13 से, क्या 13 से लेके मतलब 25 तक, ठीक, ओके। 13 से इधर देखो, इन ए क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट, एक क्लास है उसके अंदर कितने 45 स्टूडेंट है। ए बॉय इज रैंक्ड 20, एक लड़के की रैंक है 20 पोजीशन पे। वेहन टू बॉय ज्वाइन, मतलब टू बॉयज़ ने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। हिज रैंक वाज ड्रॉप्ड बाई वन, उसकी रैंक एक ड्रॉप्ड हो गई। व्हाट इज द न्यू रैंक फॉर दिस एंड, कि एंड से उसकी न्यू रैंकिंग क्या होगी। तो अब क्या करेंगे हम, टोटल स्टूडेंट कितने थे 45, प्लस में टू बॉयज़ क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया, तो टोटल कितने हो गए 47, ये हो गए टोटल हमारे पास में, ठीक है। एंड हिज द रैंक वाज ड्रॉप्ड बाई वन, वन रैंक ड्रॉप हो जाती है, पहले कितनी थी 20, तो 20 प्लस वन कितनी हो गई 21। ड्रॉप्ड मतलब कि ये नहीं कि 90 हो गई प्लस वन हो जाएगा, मतलब 21, ठीक। व्हाट इज द न्यू रैंक। अब देखो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है सीधा सीधा, रैंक फॉर एंड, रैंक फ्रॉम एंड से रैंक निकालने के लिए क्या करेंगे, वही फॉर्मूला ऊपर हम लिख के आए, टोटल स्टूडेंट मतलब टोटल माइनस रैंक, रैंक फ्रॉम टॉप, टॉप से रैंक कितनी है, रैंक टॉप, टॉप से रैंक कितनी है, और प्लस वन, वही ऊपर वाले फॉर्मूले यूज कर रहे हैं। टोटल कितना है हमारे पास में 47, माइनस रैंक कितनी है 21, और प्लस में वन, तो टोटल यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा माइनस का 6 और 2 प्लस वन, 27, 27th रैंक। एंड से न्यू रैंक इसकी क्या होगी 27। नेक्स्ट, इन ए रो ए इज द 11th पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से ए कितने पे है
11th पोजीशन पे है, ठीक है। जैसे यहाँ ये बना लो, ए लेफ्ट से 11th पोजीशन पे है, ठीक है। एंड बी इज़ द 10th पोजीशन फ्रॉम द राइट। बी कहाँ पे है? राइट पे है, 10th पोजीशन पे, ठीक है। इफ़ ए एंड बी इंटरचेंज देन ए बिकम 18 पोजीशन। यदि ए का इंटरचेंज कर लिया उन्होंने तो ये आ गया 18 पोजीशन पे, ठीक है। फ्रॉम द लेफ्ट हाउ मैनी पर्सनस आर देयर इन द ए एंड बी। अब यहाँ से ए और बी के बीच में कितने बंदे बैठे हुए हैं, कितने पर्सन बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, ए पोजीशन से कितना है, मतलब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक डायरेक्ट सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना। टोटल पीपल, टोटल पर्सन मान लो, पर्सन ही है ना, हाँ पर्सन, टोटल पर्सन इज इक्वल टू, अब न्यू पोजीशन मतलब न्यू पोजीशन, न्यू पोजीशन ऑफ ए प्लस, और ओल्ड पोजीशन कितनी थी, ओल्ड पोजीशन, ओल्ड पोजीशन ऑफ बी, और माइनस का 1 कर देंगे, ठीक। तो न्यू पोजीशन ऑफ ए कितनी थी 18, ये रही, प्लस ओल्ड पोजीशन कितनी थी एक की उसकी बी कितनी है, बी की ओल्ड पोजीशन कितनी है 10 माइनस का 1, तो कितना आ जाएगा 28 माइनस 1 इज इक्वल टू 27। तो मतलब टोटल पर्सन कितने हमारे पास में, टोटल पर्सन, और यहाँ से टोटल निकाल लिया हमने, तो टोटल पर्सन तो हमारे पास में आ गए कितने 27 पीपल पर्सन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ए और बी के बीच की रैंक निकालनी, फाइंड द पर्सन ऑफ द ए और बी। तो हम क्या करेंगे, ए और बी को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 27 माइनस का 2, ये -2 क्या है ए और बी खुद सेल्फ, तो कितना आ जाएगा 25, तो कितना आ जाएगा टोटल आंसर 25, आंसर दिस क्वेश्चन 25। अब देखो आप सोचते हो -1 क्यों करते हैं, -1 इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे ए की पोजीशन और बी की पोजीशन दोनों इधर से इधर देखो सेम टाइम पे हम डबल ट्वाइस टाइम काउंट कर लेते हैं, इसीलिए हम -1 करते हैं इसके अंदर। फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए क्लास 60 स्टूडेंट वेयर द नंबर ऑफ गर्ल्स इज ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज, कमल इज बॉय रैंक्ड 17 फ्रॉम द टॉप, if they are 9 girls ahead of Kamal, the number of boys in rank after him is। अब देखो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 60, जिसमें से क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ द गर्ल्स इज ट्वाइस ऑफ द बॉयज़। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि रेशियो गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो कितना है, गर्ल्स एंड बॉयज़, गर्ल्स है ट्वाइस तो बॉयज़ है 1, 1 तो ट्वाइस, ठीक। तो टोटल पार्ट कितना हो जाएगा टोटल, तो टोटल गर्ल्स टोटल हो गए ये कितने 3, तो 60 डिवाइड बाई 3 मतलब 20 बॉयज़, 20 बॉयज़। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कमल इज द रैंक फ्रॉम द 17 फ्रॉम द टॉप, कमल की रैंक है 17 टॉप से, तो इसका मतलब कमल अहेड ऑफ 16 पीपल, अहेड ऑफ 16 पर्सन या पीपल, कि कमल से पहले तो 16 लोग हैं ना। अब 16 के अंदर से भी यहाँ पे बोल रहा है 9 गर्ल्स साइड ऑफ कमल, तो मतलब यहाँ पे 9 गर्ल्स तो क्या है कमल से आगे है, 9 गर्ल्स हैं, तो बॉयज़ कितने होंगे 7, बॉयज़ कितने होंगे 7। तो क्या करना है टोटल बॉयज़ निकाल के। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, द रैंक इज द आफ्टर हिम, मतलब आफ्टर हिम तो उसके आगे वाले, आफ्टर के बाद मतलब उसके बाद के वाले, तो बॉयज़ आफ्टर पूछ रहा है। तो बॉयज़ आफ्टर निकालने के लिए सीधा सा सिंपल सा रूल है, टोटल कितने हमारे पास में 20 बॉयज़ माइनस 8, ठीक है। एक काम करो इसको ऐसे निकालो, तो टोटल बॉयज़ निकालने के लिए क्या करेंगे, TB मतलब टोटल बॉयज़ इज इक्वल टू बॉयज़ जो अहेड है मतलब आगे हैं अहेड, प्लस कमल खुद आ जाएगा यहाँ पे, और प्लस बॉयज़ आफ्टर, आफ्टर। तो इसका मतलब क्या हो गया, बॉयज़ अहेड कितने हैं टोटल हमारे पास में कितने थे
टोटल बॉयज़ तो कितने थे 20, अहेड कितने थे 7 प्लस 1, कमल खुद 1, जो 1 है वो कमल खुद है, और प्लस के अंदर ये है बॉयज़ निकाल रहे हैं हम आफ्टर, मतलब आफ्टर के बाद के आफ्टर, तो ये कितना आ जाएगा 8। तो बॉयज़ ए एफ मतलब आफ्टर इज इक्वल टू 20 माइनस का 8 इज इक्वल टू 12, आंसर बी। नेक्स्ट, consider that A is the taller than B, C is the taller than A, D is the taller than C, E is the tallest of all. If they are made of sit in the above order of their height, who will the occupy the mid position? मिड पोजिशन में कौन होगा? आई थिंक सबसे इजिस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ई है हमारे पास में, ई क्या है हाईएस्ट पोजीशन पे है, ई क्या है टॉलेस्ट है, सबसे ज़्यादा सबसे ऊपर ई है, इसको तो पोजीशन पे डाल दो। अब डी क्या है, डी इज द टॉलर देन सी, तो क्या करूं डी और सी इज द टॉलर देन ए, तो सी इज द टॉलर देन ए, मतलब ए, फिर क्या हो रहा है ए इज द टॉलर देन बी, बी, तो एंडिंग में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ई। मिड में क्या पूछ रहा है, मिड में सी, मिडिल के अंदर 5 है ना टोटल, तो 2 इधर लीव कर दिया, 2 इधर कर दिया, मिडिल में क्या पूछा सी, आंसर। नेक्स्ट, देयर आर 7 person up on a ladder, A B C D E F G, not in that order. A is the further up than E but is lower than C. B is in the middle, G is the between A and B, E is the between B and C. If F is between E and D, the person on the bottom step of the ladder will be. अब देखो B इज द मिडिल ऑफ मिडिल, बी क्या है मिडिल में, और उससे पहले क्या बोल रहा है ये ए इज द फादर ऑफ द अप देन बी, ई बट देन लोअर देन सी, मतलब बी क्या है मिडिल में है, बी को आप मिडिल में ले लो, बी मिडिल में है तो बी के नीचे कितने लोग होंगे, 3 लोग होंगे, ठीक। अब इसको देखो कि बी के नीचे कौन कौन है, जी इज बिटवीन ए एंड बी, ठीक, ई इज बिटवीन बी एंड एफ, तो ई इज बिटवीन बी एंड एफ, मतलब ई बी और एफ के बीच में है, ई बी और एफ के बीच में है, ठीक है। तो क्या क्या आएगा यहाँ पे बी, मतलब ई बी और एफ के बीच में है, तो बी ये ई बी हो जाएगा, ये बी, और यहाँ पे आ जाएगा ई और एफ के बीच में। फिर क्या बोल रहा है, इफ़ एफ इज़ द बिटवीन ई एंड डी, ई और डी के बीच में क्या है एफ है, तो ई और डी के बीच में एफ है, तो इन दोनों को जोड़ो, तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बी ई एफ डी, बी ई एफ डी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सबसे बॉटम में, टॉप ऑफ द बॉटम लीडर, तो बॉटम में तो डी आ रहा है, आंसर सी। नेक्स्ट, इफ ए रन less fast than B, then and B runs as fast but not faster than C, then as compared to A, C runs। अब क्या बोल रहा है, A runs less fast than B, तो मतलब A B से धीरे है, A B से धीरे है, मतलब B A से धीरे है, ठीक है, A B से धीरे है, ठीक। फिर क्या बोल रहा है, एंड बी रन एज फास्ट बट नॉट फास्टर देन सी, बट नॉट फास्टर देन सी, मतलब बी और सी की स्पीड बराबर है, मतलब बी और सी की स्पीड बराबर है, पर बी सी से तेज़ नहीं है, लेकिन बी है ना,
वो सी से तेज़ नहीं है, तो इसका क्या बनेगा? अब इसको जोड़ो, कॉम्बिनेशन करो तो क्या बनेगा? सी इज इक्वल टू बी ग्रेटर देन ए। अब इसमें क्या मतलब ये पूछ क्या रहा है? ए सी रन्स, इसका मतलब है कि सी ए से तेज़ है, मतलब सी ए से तेज़ भागता है, ए से तेज़ भागता है सी, तो इसका क्या आ जाएगा? स्लोअर देन ए या फास्टर देन ए? फास्टर तो नहीं है, स्लोअर नहीं आएगा, फास्टर देन ए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उषा रन फास्टर देन कमला, प्रीति रन स्लोअर देन स्वाति, स्वाति रन स्लोअर देन कमला, हु इज द स्लोएस्ट रनर? उषा रन फास्टर देन कमला, तो मतलब उषा ज़्यादा भाग रही है कमला से, उषा एंड कमला, ठीक है। प्रीति रन स्लोअर देन स्वाति, मतलब प्रीति स्लो है स्वाति से, तो स्वाति क्या होगी? ज़्यादा, स्वाति ज़्यादा होगी, प्रीति कम होगी, ठीक। फिर बोल रहा है स्वाति रन स्लोअर देन कमला, मतलब अब क्या पता चल रहा है हमें कि कमला से भी स्लो कौन है? स्वाति, मतलब कमला से भी स्लो कौन है? स्वाति, तो कमला स्लो स्वाति, ठीक है। तब इसको ऐड करो, ऐड करोगे तो सबसे फास्ट क्या होगी? उषा, देन उसके बाद में कमला, कमला के बाद में क्या आएगी? स्वाति, और स्वाति के बाद में क्या आएगी? प्रीति। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? हु इज द स्लोएस्ट रनर, सबसे स्लोएस्ट कौन होगा? प्रीति, ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट, इन ए टेस्ट रणधीर ऑब्टेन्ड मोर मार्क्स देन द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कुणाल, ठीक है, एंड देबू। तो मतलब रणधीर को क्या हुआ कि टोटल रणधीर आर के कुणाल से ज़्यादा प्राप्त हुए, तो मतलब कुणाल से ज़्यादा प्राप्त हुए और डेबू से के मुकाबले, डेबू एंड कुणाल से, तो मतलब प्लस डी, डेबू, डेबू, तो डेबू और कुणाल बाहर हो गए, रणधीर अभी आगे चल रहा है। द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कुणाल एंड शंकर आर मोर देन दोज ऑफ रणधीर, तो मतलब कुणाल प्लस शंकर के ज़्यादा है रणधीर से, आर एन डी एच आई आर, रणधीर। मतलब यहाँ यह कहने का मतलब है कि यहाँ पे टोटल मार्क्स की बात हो रही है, इंडिविजुअल नहीं हो रही है। तो अब रणधीर तो टॉप पर हो सकता है, मतलब अब रणधीर टॉप पर हो सकता है, ठीक है। तो फिर आगे क्या है? सोनल ऑब्टेन्स मोर मार्क्स देन रणधीर शंकर, अब क्या है? सोनल को प्राप्त हो गए ज़्यादा, सोनल मोर रणधीर, ठीक है। मतलब अब सोनल टॉप पर आ गई, सोनल कहाँ पे आ गई? टॉप पे, ठीक है, और रणधीर हो गया बाहर, ठीक। नेहा ऑब्टेन मोर मार्क्स देन रणधीर, अब नेहा आ गई क्या? टॉप पे, मतलब से नेहा शंकर से भी आगे है, उससे भी आगे है ना, हाँ, तो आ गई नेहा। अब नेहा का उसका सोनल से कोई भी कंपैरिजन नहीं दिया हुआ है, तो हु इज द बेस्ट मार्क्स, द हाईएस्ट मार्क्स, हाईएस्ट मार्क्स किसे प्राप्त हुए? तो मतलब भाई यहाँ पे तो नेहा रणधीर से भी आगे। अब हमें ये समझ में आ रहा है कि नेहा और सोनल के बीच में कोई कनेक्शन पॉइंट नहीं दे रखा, कनेक्शन ही नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब डाटा आर इंडिकेट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 15 स्टूडेंट फेल्ड इन ए क्लास ऑफ 52 आफ्टर रिमूविंग द नेम्स ऑफ फेल्ड स्टूडेंट ए मेरिट ऑर्डर लिस्ट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड इन द विच द पोजिशन ऑफ द रमेश इज 22 सेकेंड एंड द टॉप, व्हाट इज द पोजिशन फ्रॉम द बॉटम? वो इसके लिए सबसे पहले वही रैंक फ्रॉम द बॉटम, तो क्या कर फॉर्मूला क्या होगा बॉटम से निकालने के लिए? बी इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट माइनस रैंक कितनी है टॉप से, और +1। तो क्या करना है हमें? सबसे पहले टोटल स्टूडेंट में से निकालो, स्टूडेंट कितने बचे टोटल? टोटल स्टूडेंट थे 52, 52 में से फेल कितने हो गए? 15,
तो पास स्टूडेंट कितने हो गए टोटल? 37 स्टूडेंट। उसके बाद में क्या सेकंड टॉप से पोजीशन कितनी है? सेकंड रमेश की पोजीशन कितनी है? रमेश की पोजीशन है 22। तो क्या है टोटल स्टूडेंट निकालो, बॉटम से बी इज इक्वल टू टोटल कितने 37 माइनस के टॉप रैंकिंग कितनी है 22 +1, तो यह आ जाएगा 5। 7 में से 2 गया और ये गया तो कितना बता 1, और 1 प्लस 15 + 1 इज इक्वल टू 16 पोजीशन, ऑप्शन सी। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 19 का। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट फर्स्ट एंड द सेकंड, आंसर द टू कंसिडर फॉलोइंग। ट्वाइस द वेट ऑफ सोहन इज लेस देन द वेट ऑफ मोहन और दैट ऑफ रोबिन। स्टेटमेंट 2, ट्वाइस द वेट ऑफ रोहन इज द ग्रेटर देन द वेट ऑफ मोहन और दैट ऑफ सोहन। द ट्वाइस वेट ऑफ द सोहन मतलब सोहन का 2 गुना, मतलब ट्वाइस 2 टाइम्स। देन द वेट ऑफ द मोहन और द रोहन मतलब मोहन रोहन से कम है, सोहन का 2 गुना, ठीक है। और दूसरे स्टेटमेंट क्या बोला है? सोहन का रोहन का 2 गुना मतलब रोहन आर, मतलब 2 × R मोहन और सोहन से ज़्यादा है, मतलब मोहन और सोहन से ज़्यादा है, ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट द करेक्ट? वेट ऑफ द मोहन इज द ग्रेटेस्ट, वेट इज द मोहन ऑफ ग्रेटेस्ट, मोहन का ग्रेटेस्ट कैसे होगा? वेट ऑफ द सोहन इज द ग्रेटेस्ट, वेट ऑफ द रोहन इज द ग्रेटेस्ट, हु इज द वेट ग्रेटेस्ट द कैन नॉट बी डिटरमाइंड। डाटा ही नहीं दे रखा हमारे पास में कोई इतना फिक्स, हम इसको फिर एज्यूम करके कुछ ना कुछ वैल्यू मान के चलेगी, 100 मान के चलना पड़ेगा, तो डाटा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो आंसर डी इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेटमेंट द करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट। अब इसमें क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वेट ऑफ द मोहन इज द लीस्ट, हाँ यहाँ हो सकता है, ठीक है। वेट ऑफ द सोहन इज द लिस्ट, वेट ऑफ द सोहन इज द लिस्ट। अब क्या बोल रहा है कि वेट, ये तो होगा ही नहीं, तो वेट इज मोहन इज द लिस्ट। अब देखो मोहन का 2 गुना सोहन है, सोहन का 2 गुना और मोहन से कम है, और यहाँ पे रोहन से 2 गुना मोहन से कम है, तो मतलब कम किसका होगा? सोहन का, तो सोहन द लिस्ट, वेट ऑफ द सोहन, ठीक। फिर हो गया ये तो, ठीक। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 6 स्टूडेंट A B C D and E and F appeared in several tests, either C or F scores highest, मतलब C एंड F इन दोनों में से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किसी ने किया है। वेन एवर C स्कोर द हाईएस्ट देन E स्कोर द लिस्ट, वेन एवर F स्कोर द हाईएस्ट B स्कोर द लिस्ट। इन ऑल द टेस्ट दे गॉट डिफरेंट मार्क्स, D स्कोर higher than A but they are close competitor, A scorer higher than B, C scorer higher than E। अब इसका मतलब ये है कि हाईएस्ट ए और सी के अंदर तो हाईएस्ट ऐसा बोला सवाल में दिया गया है कि एफ सेकंड नंबर पे है, और ये भी बोला कि एफ सेकंड नंबर पे है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि पोजीशन एफ सेकंड नंबर पे, ये रखो एफ को सेकंड पोजीशन पे, तो सी को क्या होगा हाईएस्ट, सी हाईएस्ट हो गया, ठीक। फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? डी स्कोरर देन ए, डी स्कोरर देन एयर ए, ठीक। बट दे आर क्लोज कंप्यूटर, ए स्कोरर देन बी, ए स्कोरर देन बी, सी स्कोरर देन ए, ठीक। अब क्या बोल रहा है इधर क्वेश्चन में? सी स्कोरर द हाईएस्ट देन ई स्कोरर द लिस्ट, ई सबसे लिस्ट के अंदर है, ये भी दे रखा है, ई का क्या है लिस्ट का अंदर है, तो पूछ क्या रहा है? एफ स्टैंड सेकंड द रैंकिंग दैम द पोजिशन ऑफ बी, बी की पोजीशन क्या होगी? 1 2 3 4 5, फिफ्थ पोजीशन। तो यहाँ पे पूछ रहा है बी, इफ बी स्कोरर द लिस्ट द रैंक ऑफ सी विल बी, तो क्या होगा? स्कोरर देन बी, तो क्या होगा? सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पे आ सकता है। इफ ई इज द रैंक थर्ड व्हेन द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट,
यदि रैंक थर्ड है तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ई इज द रैंक थर्ड। ई मान लो कि आप थर्ड पे है, 1 2 3, यहाँ रख दिए ई को, ठीक है। देन विच ऑफ द करेक्ट रैंक? ई गेट मोर मार्क्स देन सी, नहीं ये तो है ही नहीं, सी से ज़्यादा कहाँ है? सी गेट मोर मार्क्स देन ई से गेट मार्क्स के सी भी, हाँ ये सही है। सी गेट मोर मार्क्स ई, ये देखो ई से ज़्यादा मार्क्स सी क्या आ रहे हैं? हाईएस्ट सी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A is 16 position of the left and in a row of boys, and V is the 18 position from the right, and the G is the 11th from A towards the right, and the third from V towards the right, and how many boys are there in the row? अब इस क्वेश्चन को देखो, ए लेफ्ट से, मतलब आप बिना डायग्राम भी इसको मतलब कर सकते हो। ए कहाँ है? ए है लेफ्ट से, कितना है? 16 पोजीशन, ठीक है। हमें जी की पोजीशन निकालनी है लेफ्ट से, तो जी ए के राइट में कौन से स्थान पे है? देखो, एंड जी द 11th फ्रॉम ए, राइट साइड में, मतलब जी है वो ए के राइट साइड में 11th पोजीशन पे है, तो जी ए के राइट साइड में कौन सी पोजीशन पे है? 11th पोजीशन पे है। तो जी की पोजीशन निकालनी है हमें, जी की पोजीशन निकालनी पड़ेगी लेफ्ट से। तो जी की पोजीशन लेफ्ट से निकालने क्या करेंगे? वही टोटल कितना है? 16 प्लस 11, टोटल कितनी आ गई? 70 पोजीशन। जी की पोजीशन आ गई 70। अब ये कहाँ से है? लेफ्ट से। अब हम राइट से निकालते हैं, राइट से जी की पोजीशन से, एंड द थर्ड फ्रॉम द वी टुवार्ड्स द राइट एंड। वी राइट से कितने नंबर पे है? वी कितने नंबर पे? 18 नंबर पे, ठीक है। तो जी वी के राइट में क्या है? जी है वी के राइट में थर्ड पोजीशन पे, तो ये कितना आ जाएगा? 18 माइनस का थर्ड इज इक्वल टू 15। अब सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला कौन सा? वही टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो क्या आ जाएगा? लेफ्ट कितना है? 27 प्लस 15 माइनस 1, तो यह आ जाएगा 27 प्लस 15 कितना आ जाएगा? 2 5 8 2 2 4 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 41 पोजिशन। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, 3 स्टेटमेंट S1 S2 S3 आर द गिवन बिलो फॉलोड बाय क्वेश्चंस। S1, C is younger than D but older than A and B. Statement 2, D is the oldest. Statement 3, A is the older than B. क्वेश्चन पूछा हु इज द A B C and D is the youngest। A B C में से सबसे यंगेस्ट कौन सा है? देखो, स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? C इज द यंगर देन D बट ओल्डर देन A और B, मतलब C बड़ा है। C क्या है? बड़ा है। C बड़ा है A और B से, ठीक। इसका मतलब क्या होगा कि छोटा या तो A होगा या B होगा, ठीक है। बट ये भी बोल रहा है कि A और B सबसे छोटा कौन सा होगा A और B के अंदर। अब स्टेटमेंट थर्ड देखो, स्टेटमेंट 2 को छोड़ दो भी एक बार के लिए, ये दी द ओल्डेस्ट है तो मतलब इसको छोड़ो एक बार। तो A ओल्डर देन B, मतलब A ओल्डर देन B, तो A बड़ा है B से, मतलब A बड़ा है B से, तो मतलब B A से छोटा होगा। इसका अपोजिट उल्टा, B A से छोटा होगा, ठीक। अब इसको कंबाइन करो दोनों को आप, जब आपको कंबाइन करोगे ना दोनों को, तो आप S1 और S2 को जब कंबाइन करेंगे हम, तो क्या आएगा? तो इसका मतलब D तो क्या हो गया? बड़ा बड़ा कर दो। अब D द ओल्डेस्ट, तो D तो बड़ा बड़ा, D तो हो गया बड़ा बड़ा। फिर उसके बाद में आ जाएगा C, फिर उसके बाद में आ जाएगा A और उसके बाद में आ जाएगा B। तो अब हमें क्या चाहिए? यंगेस्ट चाहिए।
ठीक है, सबसे छोटा चाहिए। तो डी तो सबसे बड़ा हो गया, तो जो हमें सबसे छोटा चाहिए, क्या कौन सा आंसर दे सकता है? स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो 1 and 3 कहाँ पे? 1 and 3, 1 and 3 द सफिशिएंट ऑफ दिस आंसर क्वेश्चन। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। Statement 1, Priya is fourth rank below the Seema and 31 from the bottom. Statement 2, Anna is the second rank above the Seema and the 37 from the bottom. Question, what is the Seema rank from the top in the class of 40 student? Priya is the fourth rank, the Seema and the 31. प्रिया पी की फोर्थ रैंक है, सीमा से बॉटम से 31, तो मतलब प्रिया की 4 + 31 कितनी आ जाएगी बॉटम से? 35। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम दे सकते हैं, मतलब सफिशिएंट है। स्टेटमेंट 1 से हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ठीक। सेकंड, एना इज द सेकंड रैंक अबव द एंड द 37 फ्रॉम द बॉटम, मतलब 37 क्या हो रही है? एना की रैंक, मतलब रेना की रैंक ऊपर है, इसका मतलब है कि सीमा बॉटम से थोड़ा नीचे चली गई। ठीक है, तो कितना? 2, तो कितना जाएगा? 35 रैंक, 35। तो मतलब ये स्टेटमेंट भी आंसर निकाला जा सकता है इससे भी। व्हाट इज़ द सीमा रैंक? सीमा की यहाँ से भी निकल सकती है, यहाँ से भी निकाल सकती है। तो बहुत सारे स्टेटमेंट क्या जाएगा आंसर? तो क्या आएगा? आई द स्टेटमेंट 1 अलोन मोर द स्टेटमेंट 2 अलोन द सफिशिएंट दिस क्वेश्चन, आंसर सी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Statement 1, each of A and D is a heavier than each of B, E and F, but none of them is the heaviest. Statement 2, A is the heavier than D, but is the lighter than C. Question, who is the heaviest among the A, B, C, D? ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? स्टेटमेंट 1 को देखना है। Each of A and D is the heavier than each of B और E और F, तो मतलब A और D भारी है B, E और F से, मतलब A और D भारी है B, E और F से। ठीक है ना? ठीक, इसका मतलब है कि B और E रेस से बाहर है, मतलब B और E तो भाई साहब रेस से बाहर ही हैं, कि तो हेवीस्ट हो ही नहीं सकते। ठीक, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द हेवीएस्ट अमंग द A, B, C, D, E। तो इसका मतलब कि हाईएस्ट पूछ रहा है ये, लेकिन नन ऑफ देम, क्या आ जाएगा इसका? तो ये हैवीएस्ट अमंग द ABCD। ठीक है, तो बट नन ऑफ देम द हैवीएस्ट, नन ऑफ देम द हैवीएस्ट, तो मतलब A और D भी इधर बाहर ही होंगे फिर तो। D इज द हैवीएस्ट, तो A और D भी बाहर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो बच्चा हुआ है ना, कि बंदा कौन सा भारी, इसके अंदर कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है, हैवीएस्ट कौन है? तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा 1, तो इससे इसका आंसर नहीं दे सकते स्टेटमेंट 1 से। A इज़ द हैवीएस्ट देन D बट द लाइटर देन C। A भारी है D से, मतलब A, अब स्टेटमेंट 2 बोल रहा है A इज़ द हैवियर देन D, मतलब A भारी है D से। ठीक है, लेकिन A हल्का है किससे? C से। बट द लाइटर देन C, मतलब A हल्का भी है C से, तो C A। इसका मतलब क्या हुआ? A और D बाहर। ठीक है, D बड़ा हो सकता है, मतलब D यहाँ पे बड़ा हो सकता है, ये मान के चलो। तो इसका मतलब क्या हो गया? ABCD। बी और ई के बारे में कुछ नहीं पता यहाँ पे तो बी और ई के बारे में कुछ है ही नहीं, मतलब बी और ई के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया? हम इससे भी नहीं दे सकते, स्टेटमेंट 2 से भी नहीं दे सकते। अब इन दोनों को कंपेरिजन करो, मतलब दोनों स्टेटमेंट को कंबाइंड करो। जब हम दोनों स्टेटमेंट को कंबाइंड करेंगे, तो कंबाइंड करके देखो हमारे पास में इंफॉर्मेशन आ रही है। अब स्टेटमेंट 1 में हमने कंबाइंड किया, तो कंबाइंड किया स्टेटमेंट 1 में, हमें ये क्वेश्चन हमें मिला कि बी, ई, ए और डी सबको हैविस्ट की रेस से बाहर कर दिया गया है स्टेटमेंट 1 से, ये मान के चलो। और
टू ने ये कंफर्म कर दिया कि सी ए से भी भारी है, मतलब सी ए से भी भारी है। स्टेटमेंट वन ने ये कंफर्म कर दिया, ठीक है। अब सिर्फ सी ही बचा है जो सबसे भारी हो सकता है, तो सी ही बचा है जो सबसे भारी हो सकता है। तो इसका मतलब हम इन दोनों स्टेटमेंट का यूज करके इसका आंसर दे सकते हैं इस क्वेश्चन का। तो इसका आंसर क्या आएगा फिर उसके बाद में, क्वेश्चन क्या आएगा, बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर रिक्वायर्ड टू आंसर दिस क्वेश्चन। फिर आता है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है, देयर 3 पर्सन ए बी सी एंड आर स्टैंडिंग इन ए क्यूब नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। देयर आर 4 पर्सन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में 7 पर्सन है, 4 पर्सन है, एंड द 7 पर्सन बिटवीन बी एंड सी। इफ देयर आर 11 पर्सन अहेड ऑफ सी, 13 बिहाइंड ए, वॉट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ द पर्सन इज द क्यूब। मतलब है कि मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन जब भी पूछे ना आपको निकालने के लिए, तो आप ये ध्यान रखना, हमें ओवरलैप कॉन्सेप्ट करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा? ओवरलैप कॉन्सेप्ट। तो मिनिमम ऑर्डर है, यहाँ पे ओवरलैप कॉन्सेप्ट निकालना पड़ेगा हमें। तो बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में कितने हैं? 7 लोग, ठीक है। ये बी और सी के बीच में 7 लोग हैं। ए और बी के बीच में है 4 लोग, ए और बी के बीच में है 4 लोग। जैसे ये मान लो ए और बी, यहाँ तक 4 मान लो कि 4 लोग हैं। तो सी और ए के बीच में निकालो अब यहाँ से आप। तो सी और ए के बीच में कैसे निकालोगे? 7 माइनस 4, 4 मतलब ए से बी के बीच के है ना, और माइनस 1, 1 क्यों किया? ए खुद, जो ए है ना, मतलब -1 इसलिए किया जो ए खुद है। तो कितना आ गया? 2, मतलब 2 लोग, मतलब ए और सी और ए के बीच में 2 लोग आ गए। तो सी के आगे कितने लोग हैं? सी के आगे, सी के आगे गिवन दिया हुआ हमारे पास में, सी अहेड ऑफ 11 पर्सन। इफ देयर 11 पर्सन अहेड ऑफ सी, तो सी के आगे कितने हैं? 11 पर्सन, मतलब ये गिवन है, सी के आगे 11 पर्सन है। तो सी एक खुद बंदा भी तो होगा ना, सी एक खुद भी होगा, सेल्फ भी होगा, ठीक। तो अब सी और ए के बीच कितने लोग थे हमारे पास में? 2। तो सी और ए के बीच में कितने थे? 2 लोग, और ए खुद है एक, ए एक सेल्फ होगा, और ए के पीछे कितने हैं? बिहाइंड, बिहाइंड कितने हैं? 13। तो मतलब ए के पीछे कितने हो गए? 13, जो हमारे पास में गिवन डाटा है। तो टोटल कितने हो गए? टोटल निकालो। टोटल इज इक्वल टू 11 प्लस 1 प्लस, अब देखो ये 11 कैसे है, देखो एक एक चीज़ देखो। 11, 11 क्या है? जो सी के आगे, मतलब अहेड ऑफ सी, +1, सी एक खुद है, ठीक है, ये मैंने लिख रखा है, ये यहीं पे है। +2, 2 क्या है? सी और बी के बीच में, +1 ए खुद है, और +13। तो ये तेरे कितने हो गए? 11 और 11, 12, 12 और 3 कितने हो गए? 15, और 15 प्लस 13 कितने हो गए? 28, 28। आंसर दिस बी क्वेश्चन। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए इज द older than बी, C and D are of the same age, E is the youngest, F is the youngest than D, F is the older than A. How many statements are given above are required to determine the oldest person? देखो, हमें इसका मतलब ए बी सी 6 लोग हैं हमारे पास में, 6 लोग हैं। कितने? ए बी सी डी ई एफ, हमारे पास में 6 लोग हैं, ठीक है। अभी आपको क्या बोल रहा है? ए इज ओल्डर देन बी, मतलब कि ए ओल्डर देन बी, मतलब बी छोटा है, ठीक। और स्टेटमेंट सी, स्टेटमेंट 1, ठीक है, मतलब ए बी सी डी ई और एफ। अब इसका कंपैरिजन हमें ये देखना है कि ए की तुलना कौन से स्टेटमेंट से कर रखी है। स्टेटमेंट 5, एफ इज़ द ओल्डर देन ए, तो एफ इज़ द ओल्डर देन ए, एफ ओल्डर देन ए, मतलब ए छोटा है, ठीक है, ए छोटा है तो ए। अब स्टेटमेंट 4, एफ इज़ द यंगर देन डी, एफ इज़ द यंगर देन डी, मतलब एफ इज़ यंगर देन डी, मतलब डी क्या है?
बड़ा एफ छोटा है, मतलब एफ छोटा है तो एफ बी आउट, एफ छोटा है एफ बी आउट, ए छोटा है यहाँ पे ए बी आउट, और बी छोटा है यहाँ पे बी बी आउट, मतलब अब ठीक है बी बी आउट। ये ओल्डेस्ट पूछ रहा है, ओल्डेस्ट, तो बी बी आउट। अब हमारे पास स्टेटमेंट थर्ड, ई द यंगेस्ट, मतलब ई सबसे छोटा है, ई यंगेस्ट मतलब सबसे छोटा ई है, ई सबसे छोटा है, ई यंगेस्ट है, तो ई तो सबसे छोटा है तो वैसे ही आउट हो जाएगा। अब स्टेटमेंट टी, दो, टू, सी एंड डी आर द सेम एज, सी एंड दी सेम एज मतलब सी इज इक्वल टू डी। अब सिर्फ सी और डी बचे हैं, मतलब किसी से भी यंगर दें नहीं, इसका मतलब ये दोनों ही ओल्डेस्ट हैं, मतलब ये दोनों ही क्या होंगे, ओल्डेस्ट होंगे। तो हमें कितने स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ी है ये चेक करना है, हमें कितने स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ी है। तो हमें बी, ए, एफ और ई को बारी बारी से निकालने के लिए 1 की ज़रूरत पड़ी, 5 की ज़रूरत पड़ी, फिर उसके बाद में 4 की ज़रूरत पड़ी और 3 की ज़रूरत पड़ी। तो कितना हुआ, 1 2 3 4, तो टोटल कितने 4, और लास्ट में हमें सब वो निकालने के लिए किसकी 3 स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ी, तो 5, ऑल आर 5 स्टूडेंट, इफ ऑल आर 5 स्टेटमेंट कंप्लीट। तो अभी हमारा नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट रूल कौन सा है, मतलब नेक्स्ट रूल के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनइक्वलिटीज़। देखो इस टॉपिक से लास्ट 3 ईयर्स, लास्ट 3 यूपीएससी ने, यूपीएससी आस्किंग दिस वन क्वेश्चन, लास्ट 3 ईयर्स से यूपीएससी एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ रही है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो 23 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, 24 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, और लास्ट ईयर 25 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा हुआ था इनइक्वलिटीज़ क्वेश्चन से। मतलब लास्ट 3 ईयर से यूपीएससी ने एक ट्रेंड बना रखा है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछना है। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक इनइक्वलिटीज़, मतलब असमानताएं, इसको बोलते हैं हिंदी में असमानताएं, कुछ असमानताएं होती है इसमें। बेसिक से कुछ रूल, बेसिक का मेरे ध्यान रखना है। ए इज, मतलब ए इज ग्रेटर देन बी, या बी इज लेस देन ए, मतलब ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, बी इज द ग्रेटर देन, बी इज द लेस देन ए, मतलब ए की वैल्यू ज़्यादा होगी बी से। इसका उल्टा फॉर्म हम इसको उल्टा मतलब रिवर्स में इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, बी इज लेस देन ए, बी इज लेस ए। अब उसी तरह ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, मतलब ए की वैल्यू ज़्यादा हो सकती है बी से, या फिर बी के इक्वल्स हो सकती है, या फिर इसको रिवर्स, मतलब इसका रिवर्स हम बोलेंगे बी इज आइदर स्मॉलर और इक्वल टू ए, बी इज आइदर स्मॉलर और इक्वल टू ए, मतलब ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बनेगा ऐसे। फिर देखेंगे ए लेस देन बी, मतलब बी का वैल्यू ज़्यादा होगी, ए की वैल्यू कम होगी, तो बी इज़ ग्रेटर देन ए, मतलब इसका रिवर्स, और इसका भी रिवर्स उल्टा। उसी तरह ए देन लेस देन इक्वल टू बी, तो क्या ए की वैल्यू कम होगी या फिर बराबर होगी बी से, और बी की वैल्यू ज़्यादा होगी ए से, तो बी इज़ द आइदर ग्रेटर और इक्वल्स टू ए। अब ए बी की वैल्यू से, मतलब बी की वैल्यू से ए की वैल्यू ज़्यादा नहीं होगी, नॉट इज इक्वल, नॉट ग्रेटर देन, नॉट लेस देन, ए बी की वैल्यू ज़्यादा नहीं होगी, तो इसका मतलब इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको आप ए की वैल्यू ज़्यादा होगी या इक्वल्स होगी बी के, आप ये भी बोल सकते हो, मतलब ए इज़ आइदर ग्रेटर और इक्वल टू बी, ये भी आप डिनोट कर सकते हो। फिर ए इक्वल टू नॉट बी, ये बी है, सॉरी यहाँ पे बी आएगा, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब ए की वैल्यू कम होगी बी की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो ए इज़ लेस देन बी, तो ए इज़ द नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल्स टू बी, इसको ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी इसका मतलब ए ग्रेटर देन इक्वल नॉट बी, तो ए की वैल्यू ज़्यादा होगी बी की वैल्यू कम होगी, तो ए इज़ द ग्रेटर देन बी, ए इज इक्वल टू नॉट बी, ठीक है। तो ए आप इसको ए से ज़्यादा होगी बी की वैल्यू, या बी की वैल्यू ए से ज़्यादा होगी, आप इसको ये ऐसे भी बोल सकते हो, मतलब इन वैल्यूज़ को आप, इन वैल्यूज़ मतलब ऐसे डिनोट कर सकते हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब एक क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना, यदि लेस देन और ग्रेटर देन का साइन आए, ठीक है, तो यदि जैसे आपके क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट में आमने सामने जैसे लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का साइन आए, लेस देन दोनों अपोजिट साइन आ जाएं, अपोजिट साइन आ जाएं एक दूसरे के, ठीक है, जैसे ये इक्वल्स या अपोजिट, इक्वल्स या अपोजिट,
तो ये ध्यान रखना कि मेरे रास्ते में ग्रेटर है तो हमेशा रिजल्ट ग्रेटर ही बनेगा। यदि मेरे रास्ते में ग्रेटर देन है तो हमेशा रिजल्ट ग्रेटर देन ही बनेगा, मतलब ग्रेटर देन ही बनेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, P इक्वल टू क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू आर ग्रेटर देन इक्वल टू एस इज इक्वल टू ग्रेटर लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू। राइट साइड से देखना है। अब स्टेटमेंट कंक्लूजन में 1 2 3 P ग्रेटर देन डब्ल्यू, P लेस देन डब्ल्यू, एस देन डब्ल्यू। तो ग्रेटर देन P और S के बीच में यदि साइन देखो, ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन, तो क्या आएगा? ग्रेटर देन। फिर चलते हैं नेक्स्ट। जब भी मेरे सामने अपोजिट दोनों साइन एक दूसरे के अपोजिट में आ जाएं या इक्वल्स टू दोनों के अपोजिट में आ जाएं तो वो हो जाएगा ब्लॉक, मतलब नो रिलेशन। इन दोनों के बीच में कोई भी संबंध नहीं बनेगा, मतलब नो रिलेशन, कोई संबंध नहीं बनेगा यहाँ पे। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 17 2023 का क्वेश्चन आया हुआ है। ए प्लस बी मीन्स ए इज नाइदर स्मॉल नॉर इक्वल्स टू बी। a minus b means a is not greater than b, or multiply into a is the not smaller than b means is the neither greater than nor equal to b, plus minus means a is the neither smaller than nor the greater than b। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो, ये हमारे पास में स्टेटमेंट है a p इंटू क्यू, p माइनस टी और p डिवाइड प्लस माइनस क्यू। तो अब हमें पता है कि a प्लस मीन्स क्या दे रखा है कि a इज नाइदर नॉर स्मॉलर और इक्वल टू बी, मतलब ना छोटा है ना बराबर, टोटल मतलब ये प्लस का साइन ये बोल रहा है। माइनस का साइन क्या बोल रहा है? माइनस ए माइनस मीन्स ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, मतलब बड़ा नहीं है बी के। मल्टीपल क्या बोल रहा है? ए इंटू बी मीन्स ए इज नॉट स्मॉलर देन बी। डिवाइड क्या बोल रहा है? मीन्स ए इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू बी, मतलब ना बड़ा ना बराबर। फिर प्लस और माइनस क्या बोल रहा है? ए इज नाइदर नॉर स्मॉलर नॉर ग्रेटर देन बी, मतलब कि ये ना छोटा है ना ही बड़ा है, मतलब इक्वल्स टू। ठीक, अब इसको मतलब दिए गए जो अपने पास में स्टेटमेंट है ना, उसको अब जचाना है। कैसे करना है? पहला क्या दे रखा है? 1 2 3 4 है हमारे पास में, ठीक है। तो पहला क्या दे रखा है? पी क्यों, तो हमें मल्टीपल का चेक करना है, तो ये साइन ला यूज करना है यहाँ पे। अब तो ये साइन यूज करना है हमें यहाँ पे, ये देखो P देन इक्वल्स टू क्यू, जैसे ऐसे ही कर लो एक एक का, जैसे P मल्टीप्लाई क्यू, तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? P देन क्यू, मतलब ना छोटा है ना बड़ा है। फिर माइनस वाला देखो, माइनस में क्या रखा है? ये साइन आएगा, तो माइनस में क्या आ जाएगा? P माइनस का T इज इक्वल टू P देन ग्रेटर देन T। फिर डिवाइड का R से, तो डिवाइड का R से क्या दे रखा है? डिवाइड का लेस देन, तो क्या आ जाएगा? T R। और क्या दे रखा है? प्लस माइनस क्या दे रखा है? मतलब ए इज द नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल्स टू बी, तो मतलब ए इज द स्मॉलर नॉर इज द ग्रेटर देन द इक्वल्स टू दे रखा है। तो इसका मतलब आर प्लस माइनस एस इज इक्वल टू, मतलब आर इज इक्वल टू एस। अब इसको फाइनल कंक्लूजन दे दो। अब फाइनल कंक्लूजन कैसे देंगे? पी फाइनल कंक्लूजन क्या करेंगे? किसकी वैल्यू ज़्यादा है? क्यू की, तो क्यू देन पी इज इक्वल टू टी टू आर इज इक्वल टू एस। अब इसके अंदर से हमें ये देखना है, ठीक है, ये यहाँ तक आ गया। अब एक मिनट, इसको भी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस है तो क्या आएगा? क्यू इज इक्वल टू टी, और प्लस है तो क्या आएगा? एस ग्रेटर देन क्यू, ये आ गया, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए? अब इक्वल टू क्यू और टी इक्वल है क्या? क्यू और टी तो इक्वल नहीं है, तो स्टेटमेंट कंक्लूजन 1 रॉन्ग। एस इंटू टी, एस और क्यू, एस ये रहा और क्यू ये रहा, ठीक है। तो मतलब एस की वैल्यू ज़्यादा है, क्यू की वैल्यू कम है यहाँ से। ये मतलब क्यू हमेशा एस से छोटा ही होगा, मतलब कि ये मान के चलो क्यू हमेशा एस से छोटा ही होगा। हाँ सही है, क्यू हमेशा एस से छोटा होगा इस स्टेटमेंट से।
तो ओनली कंक्लूजन 2, तो ओनली 2 इज द फॉलो फ्रॉम द क्वेश्चन, आंसर दिस क्वेश्चन। फिर इसी तरह 24 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको भी सॉल्व करो। इसको वापस ही ले आओ, 1 मिनट, काम आ जाएगा कुछ ही तो सॉल्व करने के लिए। अभी इसको देखो 1 मिनट, मिटाई दो इसको, जगह नहीं होगी, 1 मिनट। इफ P मीन्स ग्रेटर देन, Q मीन्स लेस देन, R मीन्स नॉट ग्रेटर देन, S मीन्स नॉट लेस देन एंड T मीन्स इक्वल्स टू, देन द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इसमें क्या कर रखा है कि हमारे पास में दिया क्या है, सारे साइन दे रखे हैं कंप्लीट। अब स्टेटमेंट चेक करो। स्टेटमेंट वन है 2x S 3y, तो S क्या है, नॉट लेस देन, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। मैं स्टेटमेंट वन एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो 2x नॉट लेस देन इक्वल्स टू, तो आ जाएगा इक्वल टू 3y। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, और 3xt, तो t की क्या है, t हमारे पास में इक्वल्स टू, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, 3x इज इक्वल टू 4z एंड 9y, देन 9y, p की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन, और z, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल्स टू 8z, मतलब हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि ये आना चाहिए, इन दोनों सॉल्यूशन से ये आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या करेंगे, फाउंड आउट करेंगे, तो 3x इज इक्वल टू 4z। ठीक, तो x इज इक्वल टू 4/3z, तो अब क्या करेंगे, वैल्यू रख दो, तो 2 इंटू मतलब 4/3z, 4/3z तो देन इक्वल टू 3y, तो क्या आ जाएगा 8 3z तो देन 3y, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, वही ये आ जाएगा 9, तो ये आ जाएगा 8z देन इक्वल्स टू 9y। तो मतलब स्टेटमेंट एकदम सही है, ये राइट, स्टेटमेंट वन इज़ द राइट। ठीक, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस है। ठीक, अब हमें चेक करना है, चलो 1 मिनट इसको ऐसे कैसे रहने दो, ये स्टेटमेंट राइट। अब स्टेटमेंट टू को देखना है, इफ़, ठीक है, अब इसको मेंटल ट्रैप के रूप में देखना है टू का। क्यों क्यों, अब क्यों क्या है हमारे पास में, क्यों मीन्स लेस देन, ठीक है, तो x 2y एंड y क्या है हमारे पास में, y r क्या है, नॉट ग्रेटर देन, तो इक्वल टू z। अब टारगेट क्या होगा हमारा, आना क्या चाहिए, एक्स आर जेड, आर क्या है, आर है नॉट ग्रेटर देन, तो टारगेट है हमारा, मतलब वैल्यू आनी चाहिए हमारे पास में, टारगेट वैल्यू आनी चाहिए एक्स देन टू जेड, ये आना चाहिए। तो यहाँ देखो y का डबल 2y, मतलब x के 2y के डबल से क्या है, छोटा है, x के 2y के डबल से क्या है, छोटा है, लेकिन y खुद z के बराबर या छोटा होगा, y खुद z के बराबर या छोटा होगा यहाँ से, ठीक है, छोटा होगा। तो सोचिए, मतलब ये मान के चलो अब y बराबर 5 है, तो z बराबर भी क्या होगा, 5 हो सकता है, पर x तो होगा 10 2y से छोटा कोई भी हो सकता है नंबर, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 9 देन 5, तो मतलब कि ये तो वैल्यू नहीं आएगी, तो स्टेटमेंट टू इज़ द रॉन्ग, तो ओनली 1। अब इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, दूसरे तरीके से कैसे किया जा सकता है, जिसको मास्टर ट्रिप बोलते हैं। ठीक है, मास्टर ट्रिप इन द सेंस कि जो हमने बोला था ना कि ग्रेटर देन, ये ऊपर वाला, कि मेरे रास्ते में ग्रेटर है तो हमेशा रिजल्ट ग्रेटर ही आएगा।
जैसे इसको क्या करना है कि इस स्टेटमेंट को आप पी की वैल्यू है सिर्फ कितना ध्यान रखो, ग्रेटर देन और क्यू लेस देन, इतना दे रखा है। अब स्टेटमेंट वन में ये देखना कि स्टेटमेंट अगर स्टेटमेंट में ये मल्टीप्लाई है तो हमेशा सब्स्टिट्यूट सबसे तेज़ काम करता है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट सबसे तेज़ काम करता है, मतलब ये ज़्यादा की वैल्यू होगी कंप्लीटली। और यदि लेस देन है तो मतलब एक्सट्रीम स्टेटमेंट पर हमेशा फेल हो जाता है स्टेटमेंट, अक्सर लेस देन में एक्सट्रीम स्टेटमेंट पर हमेशा फेल हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी ये राइट और ये रॉन्ग होगा एक। फिर आते हैं 25 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम वही अपना जो ऊपर दे रखा था ना ग्रेटर देन वाला कॉन्सेप्ट से, कि जो ग्रेटर हमारे बीच में आएगा तो ग्रेटर आंसर होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ ए लेस देन इक्वल टू बी, ग्रेटर देन सी, लेस देन डी, ग्रेटर देन ई, ग्रेटर देन एफ, और ग्रेटर देन और लेस इक्वल टू जी और इज इक्वल टू एच, देन बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ई, पी ग्रेटर देन क्यू इज इक्वल टू आर, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू एस इज इक्वल टू टी, लेस देन इक्वल टू यू इज इक्वल टू वी, और ग्रेटर देन डब्ल्यू, देन एस इज द ऑलवेज लेस देन वी। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी इसके शॉर्टकट के 2 रूल्स हैं। पहला, जब भी 2 साइन अपोजिट आए, मतलब कुल मिला के इतना ध्यान रखना कि रास्ते के अंदर, यदि रास्ते के अंदर दोनों आमने सामने अपोजिट आ जाएं, जैसे ये ग्रेटर देन और लेस देन दोनों अपोजिट आ जाएं, तो वो रास्ता हो जाएगा ब्लॉक, और ब्लॉक का मतलब नो रिलेशन, ठीक। तो अब यहाँ पे इसमें बी, सी, डी और ई, अब आप देखो ये दोनों अपोजिट आ गए एक दूसरे के, ठीक है, एक साइन ऐसे आ गया, एक साइन ऐसे आ गया, एक ग्रेटर देन एक लेस देन, तो ये हो गया ब्लॉक, मतलब नो रिलेशन, ठीक। शॉर्टकट सिर्फ स्मार्टली यूज करना है इसको, ठीक। फिर इसके अंदर इसमें भी देखो सेकंड स्टेटमेंट के अंदर, सेकंड में क्या करना है कि जैसे रखना है कि जैसे मान लो कि ये ऐसे यहाँ से लगाओ कि दोनों सामने सामने आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक। ये देखो अगर रास्ते में एस इज इक्वल टू टी लेस देन इक्वल टू यू इक्वल टू वी, यहाँ से इसका ये मतलब ये कंप्लीटली ये आ रहा है, देन एस इज द ऑलवेज लेस देन वी, ये आ रहा है, ठीक। इस स्टेटमेंट से अगर रास्ते में हर जगह इज इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू लगा हो तो रिजल्ट हमेशा इक्वल टू ही, मतलब छोटा या बराबर ही आएगा, मतलब लेस देन इक्वल टू छोटा या बराबर ही आता है। अब हमें इन्हें जोड़ने पे क्या मिलता है, जब इनको जोड़ते हैं तो ये ही मिलता है, ये रहा साइन, ठीक है। तो ऑलवेज लेस देन तभी सही होता है जब रास्ते में कम से कम एक बार बिना डंडी वाला, मतलब ये लेस देन आता है, यहाँ बराबर भी आ चुका है, बराबर होना के चांस भी हैं, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग। तो बोथ स्टेटमेंट नाइदर वन नाइदर रॉन्ग, बोथ आर रॉन्ग। तो इसकी तरह इसी तरह ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।